हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सैस को, या फिर आप कह लीजिए SCSS। तो SCSS या फिर सैस क्या है? इसका फुल फॉर्म है सिंटैक्टिकली ऑसम स्टाइल शीट। तो ये CSS ही है, लेकिन क्या कर रहा है, इसको सुपर पावर बना रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, CSS विथ सुपर पावर। तो हम क्या करते हैं, कभी भी हमको वेबसाइट बनाना है, वेब एप्लीकेशन बनाना है, तो हम नॉर्मल CSS लिखते हैं, या फिर जो है CSS की लाइब्रेरी कोई, या फिर उसका फ्रेमवर्क यूज करते हैं, जैसे कि मोस्ट कॉमन बूटस्ट्रैप। अब वही सारी चीजें फ्रेमवर्क के बदले हमको अचीव करनी है, तो हम क्या करते हैं, हम जो है सैस का इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारी कंपनीज में क्या है कि जो है फ्रेमवर्क्स अलाउड नहीं होते। आपको क्या करना पड़ता है, सारा कोड CSS में लिखना पड़ता है, या फिर सैस के अंदर उसकी कोडिंग करना पड़ती है। तो सैस कुछ इतना हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। एक 10-15 मिनट में आप जो है इजीली इसको समझ जाएंगे। एक बार आप इसको देख ले, उसके बाद में आप कोई भी प्रोजेक्ट इसमें क्रिएट कर सकते हैं इजीली। अब इसमें क्या है, सिर्फ थोड़े से चेंजेस हैं। चेंजेस का मतलब क्या है कि एक्स्ट्रा चीजें हमको मिली हैं। हम नॉर्मल CSS भी लिख सकते हैं और एज अ सैस की फाइल इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन सैस क्या करता है, हमको कुछ और चीजें जो है एडिशनल प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हमारा CSS का कोड जो है बहुत शॉर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिंपल सा एक डेफिनेशन यहाँ पे है। SAS is the most mature, stable and powerful professional grade CSS extension language in the world। तो देखिए, ये बहुत सही डेफिनेशन है। बहुत सारी जो टॉप लेवल की MNCs है, वो आज भी जो है यहाँ पर SAS को इस्तेमाल करती है। अगर देखिए रिएक्ट की बात करें, तो इसमें हम जो मटेरियल UI वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नॉर्मल हम जब PHP या फिर कोई अदर लाइब्रेरी या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में कोडिंग करते हैं, तब जो है सैस बहुत यूजफुल है। मोस्टली जो है हमारे पास जो जावा के प्रोजेक्ट्स आते हैं, मैं अपनी कंपनी का बता रहा हूँ कि हमारे पास जो जावा के प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो उसमें मोस्टली हम क्या करते हैं, सैस का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, सैस बहुत पावरफुल है और मोस्ट ऑफ द कंपनीज में आपको सैस पर ही काम करना पड़ेगा। आप चाहे तो बूटस्ट्रैप का यूज कर सकते हैं, लेकिन देखिए कभी कभार क्या है, कुछ स्पेसिफिक टास्क हमको मिलते हैं कि हमको कोई फ्रेमवर्क का यूज नहीं करना है, तब हम क्या कर सकते हैं, सैस को यूज कर सकते हैं। और इसका फायदा क्या है कि हम सैस का कोड लिखेंगे और ये कोड हमको नॉर्मल CSS में कन्वर्ट करके दे देगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, आपको भी सीखना चाहिए। एटलीस्ट इसका नॉलेज तो आपको होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं इसके इंस्टॉलेशन की तरफ। और यहाँ पर आप चेक करेंगे, इंस्टॉलेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताएगा कि आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन से या फिर कमांड लाइन से। आप हमेशा कमांड लाइन से करें, क्योंकि ये इजी पड़ता है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, पैकेज मैनेजर इंस्टॉल होना चाहिए। अब डिपेंड करता है कि आप कौन से डेवलपर है। जैसे कि अगर आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर हैं, नोड या फिर रिएक्ट मर्न में कर रहे हैं, तब जो है आपके पास Node.js इंस्टॉल होगा, तो आप इजीली जो है इसको इंस्टॉल कर पाएंगे। इसी तरीके से देखिए दूसरे भी कई और हमको मिलते हैं। यहाँ पे देखिए चॉकलेटी अगर पैकेज मैनेजर आपके इसमें इंस्टॉल है, तब भी आप जो है इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मैक लिनक्स यूजर के लिए होम ब्रू जो आता है, उसकी मदद से भी जो है आप यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमारे केस में क्या है, हमारे पास जो है Node.js इंस्टॉल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इंस्टॉल करेंगे। तो Node.js अगर आपको इंस्टॉल करना है, तो सिंपली आप क्या करें, Node.js गूगल पर भी सर्च करेंगे तो आपको फर्स्ट लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ Node.js, और फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगी nodejs.org। और यहाँ से आप जो LTS वर्जन डाउनलोड करें, करंट वाला आप अवॉइड करें। अगर आप फेमिलियर है ज्यादा Node.js से, तभी जो है आप करंट वर्जन को डाउनलोड करें। फिलहाल जो है आप LTS वर्जन डाउनलोड करें, और मैं क्या करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से आपको बताता हूँ कि अगर आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल है या नहीं, आप कैसे चेक कर सकते हैं। आपको लिखना है सिंपली नोड डैश डैश, और यहाँ पे आपको लिखना है वर्जन। तो देखिए 14.17 का हमारे पास नोड का वर्जन इंस्टॉल है। और साथ ही में इसके साथ में आता है npm। npm क्या है, ये पैकेज मैनेजर है जो कि हमको नोड के साथ में आता है। तो आपको इसको भी ऐसे ही टाइप करना है, npm डैश डैश वर्जन। तो npm का वर्जन भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अब npm हमको क्यों चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमको सास इंस्टॉल करने के लिए जो है npm का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये कमांड है हमारे पास, npm install -g का मतलब क्या है, ग्लोबल इंस्टॉलेशन करेंगे, यानी कि ये प्रोजेक्ट के अंदर नहीं रहेगा, ये आपके इंटायर सिस्टम के अंदर जो है इंस्टॉल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका वर्जन भी आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, सास को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है npm install -g, फिर उसके बाद में आपको लिखना है सैस। इतना लिख के आप जो है इंटर प्रेस कर दे। मेक श्योर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, तो ये जो है आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे चेक करना है। सिंपली आपको क्या लिखना है, यहाँ पे सैस लिखना है, अगेन डैश डैश, यहाँ पे वर्जन। तो इतना लिख के आप इंटर प्रेस करेंगे तो सैस का वर्जन हमको शो करेगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास आ चुका है 1.26.5। अगर आपके पास कोई लेटेस्ट है तो यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है आपका, मगर एटलीस्ट यहाँ पर शो होना चाहिए कुछ ना कुछ। अगर आपके
सिस्टम में सक्सेसफुली सैस इंस्टॉल हो गया तो ये कमांड से आपको जो है इसका वर्जन पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है, हमको यहाँ पर देखना है कि अब हम सैस का कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लर्न सैस पर भी अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा कैसे यूज करना है, लेकिन हम जो है प्रैक्टिकली देखेंगे इसको तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो कोई भी आपका फेवरेट टेक्स्ट एडिटर यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको यूज करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए मेरे पास एक फोल्डर है सैस के नाम से। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, एक न्यू फाइल बनाना है index.html की। देखिए अगर हमको CSS को व्यू कराना है तो हमको HTML की फाइल तो लगेगी। और आप क्या करें, एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करें और टैब प्रेस कर दे तो स्केलेटन यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और मैं इसका नाम रख देता हूँ सैस एग्जाम्पल। इतना लिख के मैं इसको सेव करता हूँ, कॉपी फाइल पाथ कर देंगे हम। और आप चाहे तो लाइव सर्वर भी यूज कर सकते हैं। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको पेस्ट एंड गो कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका टाइटल शो हो रहा है सैस एग्जाम्पल, और अभी फिलहाल बॉडी में कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सैस की फाइल क्रिएट करेंगे। इस फोल्डर के अंदर आपको क्या करना है, न्यू फाइल क्रिएट करना है। और मैं क्या करता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ main.scss। तो याद रखिए SCSS आपको यहाँ पर ऐड करना है, इसका फाइल एक्सटेंशन होता है SCSS। तो इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर इसकी फाइल क्रिएट हो जाएंगी। अभी इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे हम, साथ ही में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर भी न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं और एक फोल्डर भी बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, बेटर है कि आप एक न्यू फोल्डर बना दें और इसका नाम मैं रख देता हूँ CSS। इस CSS के फोल्डर के अंदर जो है एक न्यू फाइल बनाएंगे हम स्टाइल CSS। तो ये नॉर्मल CSS की हमारी फाइल रहेंगी। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर मेन सैस फाइल में जो है कुछ भी कोड लिखेंगे। जब ये कोड कंपाइल होगा तो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर हमारी style.css की फाइल जो है अपडेट होंगी। तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे इंडेक्स की फाइल में जो है style.css की फाइल को इंपोर्ट करना है। तो आपको मेन सैस फाइल इंपोर्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इस सैस फाइल में जो भी कोड रहेगा इसको कंपाइल करेंगे और CSS में ऑटोमेटिकली जो हमको कोड मिल जाएगा। मैंने बताया आपको कि ब्राउजर जो है सैस सपोर्ट नहीं करता, ब्राउजर सिर्फ सपोर्ट करता है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। इसीलिए हम जो यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं स्टाइल को और यहाँ पर हमारे मेन फाइल में यूज करते हैं। तो आप क्या करें, यहाँ पर लिंक टैग का इस्तेमाल करें। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिंक और यहाँ से हमको क्या करना है, इसके बाद में पाथ देना है। तो हमारे पास देखिए CSS का फोल्डर है और उसके अंदर style.css की फाइल है। अगर आपके पास रूट डायरेक्टरी में मान लीजिए index.html जहां पर है, वहीं पर अगर आपके पास style.css की फाइल है तो आपको ये फोल्डर दिखाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली फाइल का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। इतना लिख के आप क्या करें, सेव कर ले। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक हेडिंग ले लेता हूँ। तो H1 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टाइटल ऐड कर देता हूँ वेलकम टू माई चैनल और यहाँ से H1 क्लोज कर दिया। अब इतना लिख के हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, मेन सैस फाइल में काम करेंगे। तो हमारे पास क्या है, फिलहाल एक H1 है। तो मैं क्या करता हूँ, इस H1 को टारगेट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1। तो इसकी कोडिंग जो है हमारे मेन जो है नॉर्मल CSS की तरह होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे टैग को टारगेट कर दिया H1 और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसका कलर जो है यहाँ पे रेड कर देता हूँ। इतना लिख के मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब आपको क्या करना है, टर्मिनल को ओपन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल में चलता हूँ और यहाँ पर मैं इस डायरेक्टरी के अंदर स्विच हो जाता हूँ। तो ई ड्राइव के अंदर मेरे पास है बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप के अंदर है मेरे पास सैस। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ और टर्मिनल थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। तो अब हम क्या करेंगे, फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखिए जब भी हम सैस यूज करते हैं तो हमको यहाँ पर सैस का जो है कमांड लिखना पड़ता है। तो क्या लिखना है आपको, सैस SASS। यहाँ पे और जूम करके बता देता हूँ, देखिए SASS। तो इस सैस का मतलब क्या है कि ये कंपाइलर है, इसको बताना पड़ता है हमारे पास एक main.sas की फाइल है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है कोलन, कोलन के बाद में आपको लिखना है डॉट स्लैश, फिर CSS के फोल्डर में जाना है और इसके अंदर है हमारे पास styles.css की फाइल। तो इससे क्या होगा, हमारी जो मेन सैस फाइल के अंदर जो भी कोड है तो ये कंपाइल होके हमारे CSS की फाइल में ऐड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो ये कमांड एग्जीक्यूट हो गई। अब आपको क्या करना है, चेक करना है। देखिए style.css, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑटोमेटिकली जो है कोड आ गया। तो ये कैसे हो रहा है, तो ये जो है बिहाइंड द सीन सैस कंपाइलर क्या कर रहा है, जो भी हम यहाँ पर कोड लिख रहे हैं main.scss की फाइल में, इसको जो है कंपाइल कर रहा है हमारे नॉर्मल CSS में। क्योंकि
सैस ब्राउजर नहीं समझता, इसीलिए जो है इसको ये नॉर्मल में कन्वर्ट करके यहाँ पर हमको आउटपुट दे रहा है। तो बेसिक सा इसका यही डेफिनेशन है कि हम क्या कर रहे हैं, सैस जो है थोड़ा एडवांस है। तो एडवांस में देखिए अभी हमने ये नॉर्मल किया तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये एडवांस क्यों है। तो अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में, तो आपको जो है क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये कैसे काम करता है और क्यों हमको यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर आपके समझ में आ गया। और एक चीज अगर आप इसमें नोटिस करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैप फाइल हमको बन रही है। तो ये मैप फाइल भी इसके साथ ही में हमको आती है। आप चाहे तो इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है, हम इसको डायरेक्टली डिलीट भी कर सकते हैं। तो इतना कोई ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से सिंपली डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल डिलीट हो गई। यहाँ से एक बार इसको कट कर दूंगा मैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर सबलाइन में ये ओपन ही रहती है डिलीट करने के बाद भी, तो यहाँ से आपको कट करना पड़ता है। तो नो पर क्लिक करूंगा तो यहाँ से वो फाइल रिमूव हो गई। तो इस तरीके से जो है आप सैस का कोड लिख सकते हैं। तो आई होप थोड़ा बेसिक आपको समझ में आ गया। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आराम से बढ़ सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। तो वेरिएबल्स का कंसेप्ट तो आप सभी ने सुना ही होगा। अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं तो आपको तो इजीली वेरिएबल्स समझ में आ गए होंगे कि वेरिएबल्स क्या है। तो वेरिएबल क्या करते हैं, यहाँ पर कंटेनर का काम करते हैं जिसके अंदर जो है हम कुछ भी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। यहीं पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल जावास्क्रिप्ट का बता रहा हूँ आपको, अभी सैस का नहीं बता रहा हूँ, ये मैं जावास्क्रिप्ट का बता रहा हूँ। तो हम क्या करते थे, यहाँ पे मैंने लिखा x, या फिर अगर आप कोई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से तो आप यहाँ पे लिखते थे इंटीजर a, और उसके अंदर असाइन करते थे वैल्यू, जैसे कि 12 मैंने यहाँ पर असाइन कर दिया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल बन गया a, उसके अंदर जो है वैल्यू 12 असाइन हो गई। तो इसी तरीके से जो है सिंटैक्स हमको यूज करना है। थोड़ा बहुत चेंज रहेगा मगर इजी है, बहुत इजीली आप इसको समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल का एग्जाम्पल देखेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली जो है सबसे पहले डॉलर का साइन ऐड करना है, डॉलर। और अब आप जो लिखेंगे तो वो रहेगा वेरिएबल का नाम। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलर नेम, तो ये कलर नेम क्या बन गया, या फिर मैं करता हूँ प्राइमरी कलर, प्राइमरी कलर। यहाँ पे मैंने लिखा, कोलन लगाया, कोलन के बाद में अब जो वैल्यू यहाँ पे असाइन करूंगा मैं, जैसे कि यहाँ पे मैं करता हूँ रेड, और मैं इसको लिख के सेव कर लेता हूँ। और मैंने आपको ब्राउजर पे नहीं बताया ना, मैं इसको रिफ्रेश करके बताता हूँ। तो देखिए ये रेड है। तो प्रीवियस एग्जांपल में हमने जब कंपाइल किया था तो ये एग्जीक्यूट करके मैंने नहीं दिखाया था। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से आउटपुट आता है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको ग्रीन कर देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा पुराना जो हमारा रेड में था। तो देखिए यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्रिएट हो गया। तो ये क्या है, ये वेरिएबल का नाम है जो कि डॉलर से शुरू होता है, और उसके बाद में कोलन लगाना है, और उसके अंदर जो ये रहेगा ये रहेंगी वैल्यू। तो ये क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया। अब इस वेरिएबल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे करेंगे, देखिए h1 है हमारे पास, और यहाँ पर हम कलर चेंज करना चाहते हैं हमारे टेक्स्ट का। तो हम पहले क्या कर रहे थे, रेड लिख रहे थे। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसको कट कर दूंगा, और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ डॉलर, और फिर मैं लिखूंगा प्राइमरी कलर। इतना लिख के मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो देखिए ये जो कलर हमने ऊपर वेरिएबल बनाया था प्राइमरी कलर का, हम क्या कर रहे हैं, यही चीज इसको यहाँ पर पास कर दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, देखिए आपको क्या करना है, वापस टर्मिनल में आना है और सेम कमांड फिर से एग्जीक्यूट करना है। तो अप एरो प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ये कमांड आ जाएंगी। आप इतना लिख के एंटर प्रेस करें तो देखिए कमांड एग्जीक्यूट हो गई। वापस चलते हैं और CSS की फाइल एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए H1 का कलर जो है ग्रीन हो गया। तो इसको ब्राउजर पर भी एक बार चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश, तो देखिए कलर ग्रीन हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक लार्ज एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, उसके अंदर हमको मिलती है कलर पैलेट। क्योंकि जब भी आप एप्लीकेशन या वेबसाइट पर काम करेंगे तो आपको जो है कुछ कलर्स जो है चूज करने पड़ते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इन कलर्स को जो है यहाँ पर स्टोर करा सकते हैं, क्योंकि बार बार हमको जो है कलर याद रखने की जरूरत नहीं। सिंपली हम क्या करेंगे, उसका वेरिएबल बना देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना देता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे सेकेंडरी कलर, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको रेड। सेकेंडरी कलर मैंने रेड किया, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर H2 ले लेता हूँ। अभी H2 हमने डिफाइन नहीं किया, सिंपली मैं क्या करता हूँ, कलर ले लेता हूँ यहाँ से कलर, और इसके अंदर क्या करूंगा, ये सेकेंडरी कलर जो हमने ऊपर डिफाइन किया है ना, हम इसको पेस्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा सेकेंड कलर। तो अब ये दो हमारे पास वेरिएबल है, और हमको यहाँ पे जो है एक और H2 बनाना है। तो मैं लिखता हूँ H2, और यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब। इतना लिख के हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, और वापस से जो है हम इसको कंपाइल करेंगे। अब क्या करना है, फिर से आपको जो है अप एरो की जो है प्रेस करना है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कमांड, और इंटर प्रेस कर दे आप।
तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ चुका है, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन। तो सेमीकोलन हम भूल चुके हैं, आई थिंक। चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे रेड के बाद में सेमीकोलन ऐड करना भूल गए थे। तो इतना लिख के इसको सेव कर लेते हैं, वापस चलते हैं और फिर से जो है इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो इंटर प्रेस करूंगा तो देखिए इस टाइम एग्जीक्यूट हो गया। अब वापस चलते हैं, एक बार देख लेते हैं style.css की फाइल में। तो देखिए h2 आ चुका है और यहाँ पर कलर जो है इसका रेड हो चुका है। ब्राउजर पे भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिलोड कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आ चुका है हमारा कलर। तो देखिए वेरिएबल्स जो है बहुत हेल्पफुल फीचर है, क्योंकि देखिए इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इजीली जो है यहाँ पर कलर पैलेट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई थीम है तो हम यहाँ पर उसको भी क्रिएट कर सकते हैं। थीम में क्या होता है, हमारे पास फिक्स्ड कलर्स होते हैं जिसको हमको यहाँ पर वेरिएबल में ऐड करना पड़ेगा और हम उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं और मनचाहा नाम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बहुत इजीली जो है हम यहाँ पर कलरिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हम बार बार जो है यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन है? बिल्कुल। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, अब जो है हमारे ये कमांड है इसको जो है वॉच मोड में रखेंगे। मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल क्लियर करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, न्यू एक कमांड लिखूंगा, सैस डैश डैश वॉच। और उसके बाद में आपको क्या करना है, फाइल का नाम लिखना है। हमारे केस में है main.scss और कौन से फाइल में जो है कंटिन्यूअसली अपडेट करना है, तो .css का फोल्डर और उसके अंदर हमारे पास है स्टाइल्स की फाइल, तो styles.css की फाइल और यहाँ पर इंटर प्रेस कर देना है। तो अब क्या होगा, देखिए सैस इज वॉचिंग फॉर योर चेंजेस। तो ये आपको जो है यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन। तो इसका मतलब क्या है कि सक्सेसफुली जो है अब आपकी फाइल जो है वॉच मोड में है। जैसे कि देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर व्यू में जो है इसको कॉलम कर देता हूँ, लेआउट 2 कॉलम और इस स्टाइल शीट को जो है हम यहाँ पर कर देंगे। अब देखिए इसमें मैं क्या करता हूँ, कुछ चेंजेस करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेड के बदले जो है ब्लू और सेव करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ब्लू हो गया कलर ऑटोमेटिकली। तो अब क्या हो रहा है, रियल टाइम में जो है वैल्यूज चेंज हो रही है, क्योंकि हमने क्या किया है, कंपाइलर को जो है देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन भी आता है कंपाइल्ड main.scss टू आपकी डेस्टिनेशन फाइल, यहाँ पर जो है style.css वो यहाँ पर बता रहा है। तो कंटिन्यूसली जो है अब हमारा कोड जो है वॉच मोड में रहेगा। कुछ भी चेंजेस करेंगे तो यहाँ पर डिटेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम नेस्टेड एलिमेंट्स के बारे में। नेस्टेड एलिमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक div टैग ले लेते हैं, div, और इस div के अंदर जो है हम एक ul टैग ले लेंगे, तो ul और इसको क्लोज कर देते हैं। इसके अंदर हमारे पास रहता है li टैग और li के अंदर हमारे पास होते हैं आइटम्स। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को जो है 2 से 3 बार कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट पेस्ट एंड पेस्ट। और इस li के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक एंकर टैग भी ऐड कर देता हूँ। और फिलहाल इसका जो है पाथ कुछ भी नहीं रखेंगे और इसके अंदर रखेंगे हम होम और इतना लिख के सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद एक बार ब्राउजर पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको आ रहा है आइटम होम आइटम आइटम आइटम। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 1 2 3 लगा देता हूँ, वरना आप सेम समझेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास एक div है, div के अंदर ul है, ul के अंदर हमारे पास जो है li है और यहाँ पर देखिए लास्ट में हमारे पास li के अंदर भी एक a टैग है। तो इसकी स्टाइलिंग हम कैसे करते हैं, तो नॉर्मल स्टाइल शीट में तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, सिंपल जो है यहाँ पर ul लिखना है, li लिखना है, फिर a टैग लिखना है और फिर जो है यहाँ पर स्टाइलिंग करना है। लेकिन सैस में थोड़ा चेंजेस है। सैस में क्या है, थोड़ा काम हमारा यहाँ पे आसान कर देता है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ul है, तो मैं क्या करूँगा, ul को भी स्टाइल कर सकता हूँ। ul के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे li लिख दूंगा डायरेक्ट और यहाँ पे मैं इसको अब जो है स्टाइल कर सकता हूँ। तो li को देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिस्ट स्टाइल टाइप कर देंगे हम यहाँ पे और इसको कर देंगे हम नन। इतना लिख के सेव करता हूँ तो राइट हैंड साइड पे आप नोटिस करिए कैसे हमको शो करता है। तो सेव और यहाँ पे देखिए ul li और जो कि हम रेगुलर में लिख रहे थे, लेकिन सैस में हमने क्या किया, यहाँ पर जो है ul टैग लिखा और उसी के अंदर जो है हमने li भी लिख लिया। तो इसी तरीके से आप जो है नेस्टिंग कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या था, एक a टैग भी था ना। अब हम क्या कर सकते हैं, a को भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा a और यहाँ पे इसको टारगेट कर दूंगा डायरेक्ट और यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन इसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको नन कर देंगे। तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन इतना लिख के सेव कर लेते हैं। तो देखिए ul और a। तो इस तरीके से आप जो है नेस्टिंग कर सकते हैं। और अगर आप ब्राउजर पे चेक करेंगे तो रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप नन हो चुका है और यहाँ पर हमने जो प्रॉपर्टी ऐड की थी टेक्स्ट डेकोरेशन की, तो वो भी नन हो जाएगा। देखिए होम के अंदर जो है अब अंडरलाइन हमको नहीं शो हो रहा है। तो इस तरीके से जो है आप नेस्टिंग कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत यूजफुल है, क्योंकि ये क्या है,
हम नॉर्मल में जो है कुछ इस तरीके से ऐड करते हैं एक के बाद एक टैग, लेकिन सैस में क्या है, हम डायरेक्टली जो है आगे एक के बाद एक यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है मिक्सिंग। मिक्सिंग क्या है, इसको आप फंक्शन भी कह सकते हैं सैस में। तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास होती है मिक्सिंग, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये है हमारे पास मिक्सिंग। तो मिक्सिंग का सिंटैक्स आप देखिए, हमारे पास @मिक्सिंग होता है, उसके बाद में जो होता है वेरिएबल का नाम, और फिर आप जो है यहाँ पर वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से सब रिमूव कर देता हूँ, या फिर हम इसको रहने देते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे जो है यहाँ पर मिक्सिन क्रिएट करेंगे। तो मिक्सिन के लिए आपको लिखना पड़ता है @मिक्सिन। अब ये क्या है, ये एक फंक्शन की तरह ट्रीट होगा। तो बेसिक डेफिनेशन अगर हम मिक्सिन की बात करें, तो मिक्सिन ब्लॉक ऑफ कोड होता है या फिर ग्रुप ऑफ CSS स्टाइल। अगर हमारे कोड को बार बार रीयूज करना है या हमारे स्टाइल को बार बार यूज करना है, तब हम जो है मिक्सिन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले मिक्सिन का नाम देना है। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ हेडिंग 1, ये मैंने उसका नाम दे दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर स्टाइलिंग कर सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कलर, और कलर के अंदर मुझे क्या करना है, सिंपली लिखना है डॉलर और फिर कलर का नाम, जो कि हमने वेरिएबल ऊपर असाइन किया था, प्राइमरी कलर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ प्राइमरी कलर। तो यहाँ पे हमारा जो है मिक्सिंग क्रिएट हो गया। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, तो यूज करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए मैं क्या करता हूँ, एक p टैग यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। div के बाद में मैंने लिखा p टैग, और इस p टैग के अंदर मैं क्या करता हूँ, lorem20 लिख के टैब प्रेस करता हूँ, और इस p को मैं क्या करता हूँ, क्लास ऐड कर देता हूँ, क्लास। और क्लास का नाम क्या रखता हूँ, पैरा रख देता हूँ मैं, और इसको सेव कर लेते हैं। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको टारगेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ p नहीं, हमने पैरा लिखा था तो डॉट पैरा, ये हमारी क्लास थी। अब हम क्या कर सकते हैं, इस वेरिएबल को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर इसको ऐड कर देना है। तो ऐड कैसे करेंगे हम इसमें, तो ऐड करने के लिए हमको जो है यहाँ पर मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अनलाइक CSS जावास्क्रिप्ट, यहाँ पर सैस के अंदर भी मॉड्यूल्स होते हैं, जो कि हमको इंक्लूड की मदद से जो है यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, लिखना है, फिर उसके बाद में आपको लिखना है इंक्लूड। जैसे कि हम यहाँ पर ऐड कर देंगे हेडिंग 1, जो कि हमारा वेरिएबल है, तो इसको हम जो है यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको इतना लिखना है और सेव कर देना। तो जैसे सेव करेंगे तो देखिए यहाँ पे पैरा और यहाँ पर कलर उसका ग्रीन हो चुका है। तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट किस तरीके से हुआ, हालांकि हमारे मेन फाइल में क्या है, मिक्सिन है। तो जब भी कन्वर्ट होकर फाइल हमको मिलेंगी, तो उसमें जो है मिक्सिन नहीं मिलेगा आपको, इंक्लूड या फिर हेडिंग 1 कुछ ऐसा आपको नहीं मिलेगा, या इंक्लूड हेडिंग ऐसा कुछ भी आपको देखने नहीं मिलेगा। तो सिंपली चलते हैं वापस ब्राउजर पे, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखिए हमारा जो है यहाँ पे पैराग्राफ जो है वो ग्रीन में आ रहा है। तो इस तरीके से जो है आप मिक्सिन का यूज कर सकते हैं। अब मिक्सिन जो है लिमिटेड नहीं है, मिक्सिन बहुत एडवांस है। जैसे कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हमारे HTML की फाइल में एक और पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ। तो इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर दूंगा, नीचे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं इसको करता हूँ पैरा 2 और इसको सेव कर लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है पैरा 2 को जो है टारगेट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अलग से मिक्सिन क्रिएट करते हैं। अब हम देखेंगे मिक्सिन विद आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे आपको लिखना है मिक्सिन, और मिक्सिन का नाम आपको लिखना है यहाँ पे। तो मैं लिखता हूँ फॉर पैरा, और यहाँ पे आपको लिखना है पैरेंथेसिस, जो कि हम नॉर्मल फंक्शन के लिए यूज करते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिफॉल्ट स्टाइलिंग सेट कर सकते हैं, या फिर जो है यूजर से हम जो है स्टाइलिंग मांग सकते हैं। कैसे मांगेंगे, देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली जो है इस पैरेंथेसिस के अंदर डिफाइन करना है कि यूजर क्या क्या चीजें हमको पास करे। जैसे कि हम यूजर से एक्सपेक्ट करेंगे कलर, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है डॉलर कलर। अब ये जो है ये वेरिएबल नहीं है, ये है आर्ग्यूमेंट। ये आर्ग्यूमेंट हमको चाहिए यूजर से। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास जो कलर की प्रॉपर्टी है, उसको हम क्या करेंगे, यूजर जो भी हमको कलर प्रोवाइड करेगा उससे हम जो है चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यूजर से जो है यहाँ पर कलर रिसीव करेंगे। तो इतना लिख के आप क्या करें, नीचे आ जाए, और अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पैरा को टारगेट कर सकते हैं। तो हमारे पास था पैरा 2, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंक्लूड करेंगे हमारे मिक्सिन को। तो यहाँ पे आपको लिखना है इंक्लूड, और आपको लिखना है उसके बाद में फॉर पैरा। तो यहाँ पे हमारा मिक्सिन इंक्लूड हो चुका है। लेकिन अब क्या करना है, हमको यहाँ पे जो है वैल्यू भी साथ ही में पास कराना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लू कलर, ब्लू करके मैंने सेव किया। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास पैरा 2 का कलर क्या हो गया, ब्लू। हालांकि कितना हमने डिफाइन किया, यहाँ पे एक मिक्सिन डिफाइन किया, जिसमें हम जो है एज अ आर्ग्यूमेंट कलर पास कर रहे हैं, और यहाँ पर कलर के अंदर जो है उस आर्ग्यूमेंट को पास करा रहे हैं। अब यूजर से हम क्या कर रहे हैं, मिक्सिन को इंपोर्ट करवा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने इंपोर्ट कराया और आर्ग्यूमेंट में हमने कलर पास कर दिया। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ पिंक, सेव,
तो देखिए यहाँ पे पिंक हो गया। तो इस तरीके से जो है आप इसको चेंजेस कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ भी चीजें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और साथ ही में देखिए हमने क्या किया, इसको सिंगल कोट्स में लिखा, आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लिखा मैंने पिंक, तो देखिए नॉर्मल पिंक आ गया। तो डबल कोट्स की वैल्यू रही तो आप क्या करें, कोट्स लगाएं, अगर नहीं है तो आप जो है नॉर्मल लिखे। जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे मैं आता हूँ और इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखिए ये पिंक कलर में हो गया। आई होप आपको नजर आ रहा हो। मैं क्या करता हूँ, इसको दूसरा कलर दे देता हूँ, ब्राउन कर देते हैं, सेव, रिफ्रेश कर देंगे तो देखिए ब्राउन कलर में यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप जो है मिक्सिंग का यूज कर सकते हैं, बहुत पावरफुल है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एक बार आपको समझ में आ गई तो आप इजीली जो है लार्ज स्केल एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो हम भी जो है रिएक्ट के अंदर एक प्रोजेक्ट देखने वाले हैं, थोड़ा सा लार्ज स्केल प्रोजेक्ट देखेंगे जिसमें हम जो है कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे सैस की मदद से। तो आपको अगर रिएक्ट सीखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इसके बाद में हमारे पास क्या, कलर के लिए भी यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया है कलर्स के लिए भी। यहाँ पे नेस्टिंग है, मॉड्यूल्स है। तो मॉड्यूल्स वही है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो हमने देखा अभी, इंपोर्ट। और आई थिंक इन्होंने नहीं बताया। ओके, तो यहाँ पे कलर का फंक्शन आई थिंक रिमूव हो गया, वरना कलर का भी था। कलर का कैसा था मैं एक बार बता देता हूँ आपको। सिंपली हमको क्या करना पड़ता था, यहाँ पर जो है इसको पैरेंथेसिस में लिखना पड़ता था और डार्किन यहाँ पे लिखना पड़ता था, और कलर के बाद में इसकी ओपेसिटी हम यहाँ पर सेट कर देते थे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50%, और ऐसा लिख के मैं सेव कर देता था ना, तब जो है इसकी ओपेसिटी चेंज होती थी। तो आई थिंक ये रिमूव हो गया, तो अभी इसको रहने देते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये प्रोजेक्ट में अच्छे से सारी चीज़ें यहाँ पर देखने वाले हैं। तो कलर के बाद में क्या है, सिंपली जो है इंपोर्ट की स्टेटमेंट है। तो अभी हमारे पास क्या है, एक ही फाइल है। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई फोल्डर है, फोल्डर के अंदर जो है और फाइल्स है, तब हम उसको कैसे यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इसका नाम रखेंगे अंडरस्कोर हेडर SCSS। तो मेक श्योर आप जो है अंडरस्कोर से ही लिखें। तो अंडरस्कोर से लिखने का फायदा क्या है, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखिए मेरे पास मेन फाइल है, और मेन फाइल में मैं क्या कर सकता हूँ, अब इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो टॉप पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंपोर्ट कर दूंगा। और इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली @ का साइन लगाना है और उसके बाद में आपको लिखना है इंपोर्ट। अब इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, फाइल का नाम यहाँ पर ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर सिंगल कोट लेंगे और इसके अंदर जो है उस फाइल का नाम आप ऐड कर देंगे। तो हमने लिखा था अंडरस्कोर यहाँ पर हेडर, तो अब अंडरस्कोर लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हेडर, और यहाँ पे इसको सेमीकोलन ऐड कर दिया आप लास्ट में, और इतना लिख के आप क्या करें, इसको सेव कर लें। तो देखिए अभी कुछ भी चेंजेस इसमें नजर नहीं आएगा आपको। मैं क्या करता हूँ, हेडर के अंदर जो है कलर ऐड कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉडी का कलर, क्योंकि देखिए अभी बॉडी पे हमारे पास कलर नहीं है ना, यहाँ पे बॉडी पे कलर नहीं है। तो मैं हेडर की फाइल में क्या करूँगा, बॉडी पे कलर दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, और इसका मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू कर देता हूँ और सेव कर लेता हूँ। तो देखिए इंस्टेंटली यहाँ पर बॉडी पे जो है चीजें ऐड हो गई। हालांकि ये क्या है, हमारी दूसरी फाइल में मेन CSS फाइल हमारी ये है। तो यहाँ पे हम एग्जीक्यूट जो है main.cs फाइल को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। तो इंपोर्ट के लिए आप हमेशा याद रखें, जब भी आप फाइल न्यू बनाए SCSS की, तो आप उसका जो है सिंटैक्स रखें अंडरस्कोर से। तो अंडरस्कोर से क्या होगा, यहाँ पर हमको इंपोर्ट करने में बहुत आसानी होगी। डायरेक्टली हम जो है यहाँ पर एक स्ट्रिंग के अंदर या फिर सिंगल कोटेशन के अंदर जो है इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया बॉडी का। तो CSS से ही आप समझ में आ जाएगा आपको कि यहाँ पे बॉडी का कलर चेंज हुआ है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं मॉड्यूल को। तो मॉड्यूल्स में आपको खेलना पड़ेगा, बहुत सारे मॉड्यूल्स आप क्रिएट करते रहे और उसको जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट करते रहे, तो इससे आपको समझ में आएगा कैसे काम कर रहा है। और इन दी एंड में हमारे पास क्या है यहाँ पर, अब ये देखिए हमारे पास जो फाइल है बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आ रही है। तो हमको अगर कॉम्प्रेस वर्जन चाहिए, क्योंकि देखिए हमको क्या है, हमारी एप्लीकेशन को जितना लो साइज हो सके उतना रखना है। तो सैस में क्या है, देखिए आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले कट करना है यहाँ पर। इसको मैं Ctrl+C की मदद से टर्मिनेट करता हूँ, फिर Y, और यहाँ पर ये क्लोज हो गया, और CLS कर देंगे तो स्क्रीन भी जो है क्लियर हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ सैस डैश डैश वॉच, और उसके बाद में आपको लिखना है main.scss जो कि हमारी मेन फाइल है। उसके बाद में आपको जाना है CSS के फोल्डर में, और उसके अंदर हमारे पास है style.css। और इसके बाद में आपको क्या करना है, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ से। और इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है कुछ चीजें ऐड करना है। जैसे कि देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डैश डैश स्टाइल लिखेंगे। तो अब स्टाइल कौन सा चाहिए आपको, तो यहाँ पे आपको लिखना है कॉम्प्रेस। तो कॉम्प्रेस का मतलब क्या है, देखिए नॉर्मली हमारे पास कैसे शो हो रही है स्टाइलिंग, अब हम जब कॉम्प्रेस पर क्लिक करेंगे तो कैसे शो होती है, देखिए इंटर प्रेस करें
तो यहाँ पे ये कंपाइल हो चुका है। अब क्या करते हैं, वापस आते हैं। आई थिंक यहाँ पर ये रिफ्रेश नहीं हुआ क्या, फिर से एक बार ओपन कर लेते हैं हम इसको। तो दूसरी स्टाइल शीट क्रिएट हो गई आई थिंक। ओके, तो यहाँ पे दूसरी स्टाइल शीट हमारे पास क्रिएट होगी कॉम्प्रेस वर्जन की। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों को डिलीट कर देते हैं, वरना हमको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो डिलीट, इस फाइल को भी जो है आप यहाँ से, मैं तीनों को जो है डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने तीनों को डिलीट कर दिया। अब जो CSS के फोल्डर के अंदर हमारे पास कोई भी फाइल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो अप एरो की आप प्रेस करें और एंटर। तो ये कमांड एग्जीक्यूट हो गई। अब हम क्या करते हैं, वापस चलते हैं और इस CSS फोल्डर के अंदर देखेंगे तो वापस से स्टाइल शीट आ चुकी है। और इसको ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना लॉन्ग एक सिंगल लाइन यहाँ पे हमको स्टाइलिंग मिलेंगी। तो ये क्या है, ये कॉम्प्रेस वर्जन है। जब भी आपको प्रोडक्शन पे आपके एप्लीकेशन को पुश कराना है, तब जो है हमको कॉम्प्रेस वर्जन ही लगता है, जिसके अंदर जो है हमारा साइज जो है रिड्यूस होता है, जो कि बहुत हेल्पफुल है। हमको जितना कम साइज मिलेगा उतना हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस के लिए अच्छा होता है। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। और भी बहुत सारी चीजें इसमें, लेकिन ये सारी बेसिक चीजें हैं जो कि आपको आना चाहिए। तो अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत आती है तो आप डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर सकते हैं, या फिर कुछ ही दिन में मैं जो है यहाँ पर रिएक्ट के अंदर जो है एक वेबसाइट क्रिएट करूंगा सैस की मदद से, जो कि थोड़ी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन रहेगी, जिसमें हमको सारा CSS का कंसेप्ट प्लस सैस का कंसेप्ट जो है समझ में आ जाएगा कि रिएक्ट में कॉम्प्लेक्स स्टाइलिंग हम कैसे करते हैं। क्योंकि नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, बूटस्ट्रैप का यूज करता हूँ, तो उसमें इतना कुछ नहीं मिलता हमको, डायरेक्टली कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, तो हम इजीली उसको यूज कर सकते हैं। और नॉर्मल CSS की मदद से हम उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। और मटेरियल UI भी साथ में यूज होता है रिएक्ट के, जो कि बहुत पावरफुल है और बहुत अच्छा है। अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, ज़रूर सीखें मटेरियल UI को भी, क्योंकि कंपनीज में अभी तो फिलहाल इतनी डिमांड नहीं है उसकी, लेकिन आगे चल के मान लीजिए 1 से 2 साल के बाद से बूटस्ट्रैप के बदले रिएक्ट के साथ में सिर्फ डिमांड में मटेरियल UI ही रहेगा। सो आई होप आपके समझ में आया होगा। सैस की ये सीरीज बहुत छोटी सी सीरीज, तो मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि इसको सिंपल वे में एक्सप्लेन कर पाऊँ। आई होप आपके समझ में आया होगा। आया है तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।